हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसमें से तीन प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, where n equals to 1, 2, 3, 4 and so on। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या होगा, देखो जब किसी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं या दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं या तीन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। जब उसे नेगेटिवली चार्ज करते हैं या तो उसे इलेक्ट्रॉन देते हैं या दो इलेक्ट्रॉन देते हैं या तीन इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया या 3/4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया या 7/2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया या रिमूव कर दिया। ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज की वैल्यू होगी कितनी होगी, प्लस माइनस 1e 2e प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। मींस n की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, इंटीजर। मींस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल, जैसे सपोज आई एम आस्किंग यू 2.9 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज पॉसिबल है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि ये चार्ज पॉसिबल है क्या, तो आप क्या करेंगे, 2.9 × 10⁻⁻19 कूलम को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप डिवाइड कर दें, कूलम 29/16। ये इंटीजर नहीं है, 29/16 इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू। मींस 2.9 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर टोटल जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, रिपेल। सिमिलर चार्ज पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। सिमिलर चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। One more property, charge associated with mass। जो चार्ज है वो मास से एसोसिएटेड होता है। मींस विदाउट मास चार्ज पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों, देखो वापस वही चीज कि जब हम पॉजिटिव चार्ज लाना है हमें किसी बॉडी पर, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन हटाते हैं। जब किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज लाना होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 × 10⁻⁻⁻
31 kg। अब डेफिनेटली अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो उस बॉडी का मास कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हैं तो बॉडी का मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जब हम चार्जिंग करते हैं किसी बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो मास भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मींस जब पॉजिटिव चार्ज करते हैं किसी बॉडी को तो उस बॉडी का मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है। और जब किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं मींस उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं मींस मास इंक्रीज होगा, मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां से न्यूमेरिकल बनता है, यहां से न्यूमेरिकल आ जाता है कि सपोज किसी बॉडी को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया, किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया तो उसका मास 9.1 नैनोग्राम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 9.1 नैनोग्राम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बताओ आपने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा। दो क्वेश्चन है, ये है मास। पॉजिटिव चार्ज करने पर जो मास डिक्रीज हुआ कितना है, 9.1 नैनोग्राम। अब आपको दो चीजें पता करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, एंड सेकंड टोटल चार्ज ऑन बॉडी। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो चार्ज कितना आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, टोटल मास कितना डिक्रीज हुआ है, 9.1 नैनोग्राम। ओके, अब आपको निकालना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किए। तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल मास कितना डिक्रीज हो रहा है, 9.1 नैनोग्राम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, टोटल मास 9.1 10 raised to power minus 9 नैनो 10 raised to power minus 9 ग्राम अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। 9.1 से 9.1 कैंसिल आउट, ये केजी और ये ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 raised to power minus 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं 10 raised to power minus 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। टोटल पावर 10 raised to power minus 12 kg और नीचे है 10 raised to power minus 31 kg। तो यहाँ 10 raised to power 19 इलेक्ट्रॉन। इतना मास डिक्रीज हुआ है, मींस आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव किए हैं, 10 raised to power 19 इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। अब इतने इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किए, रिमूव करने मतलब बॉडी कैसे चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज। अब आपको निकालना है चार्ज, चार्ज ऑन बॉडी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
10⁻19। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19 प्लस 19 से माइनस 19 कैंसिल आउट, Q इक्वल्स टू 1.6 कूलम। जब आप इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तब जाके बॉडी में चार्ज कितना आएगा, 1.6 कूलम। तो दोनों देखो, चार्ज एसोसिएटेड विद मास मींस विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट। सेकंड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दोनों फॉर्मूले यहां पे लगे कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे मास इंक्रीज और डिक्रीज होगा, और जब उसके बाद में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। तो यहां से 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल बन सकता है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। देखो, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्ज किसमें रहेगा, रेस्ट में। तो चार्ज की 3 कंडीशन हो सकती है, क्या क्या, चार्ज किसमें है, रेस्ट में है। चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और चार्ज जो है एक्सेलरेटेड मींस उसकी जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है उस केस में वो प्रोड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। When charge at rest, it produce only electric field. When charge moving with constant velocity or uniform velocity, it produce electric field as well as magnetic field. चार्ज रेस्ट में है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। बट यदि चार्ज एक्सेलरेटेड है, चार्ज आपका वेलोसिटी उसकी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 3 चीज प्रोड्यूस करेगा। तो यहां से भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि चार्ज रेस्ट में है, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंड चार्ज एक्सेलरेटेड है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों से जनरेट करेगा। ये प्रॉपर्टी, तो 6 प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी है। टोटल कितनी होगी, 7 प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हमने यहां पे कहा सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मींस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, रिपेल करना या अट्रैक्ट करना मींस फोर्स है। तो इस फोर्स के लिए कूलॉम ने एक साइंटिस्ट था, उसने अपना लॉ दिया। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कूलॉम्स लॉ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलॉम्स लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के हिसाब से भी और थ्योरी के हिसाब से भी, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम ने क्या कहा कि लाइट के जो चार्जेस हैं, ये Q1 और ये Q, इन दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस जो है ये कितनी है, R। तो हमें ये पता
ये पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव, सिमिलर भी हो सकते हैं और आपके अपोजिट भी हो सकते हैं। तो कूलॉम ने क्या कहा कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, वर्ड ऐड कर रहा हूं, स्टेशनरी और पॉइंट चार्ज, ये भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। The force between two stationary and point charges in vacuum is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, क्या कहा था आपने? I'm repeating again. The force between two charges, force between two stationary point charges, बेटर ये है, the force between two stationary point charges। अब फोर्स है, ये अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। The force between two stationary point charges in vacuum, दोनों चार्ज कहां पे रखे हुए हैं? वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कूलॉम ने क्या कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, साइन नहीं लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें सिर्फ क्या लेना है इनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? 8 है। ठीक है, अब यहां पे दो वर्ड यूज किए गए, एक तो चार्ज कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी होना चाहिए और दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज। ये बाद में डिस्कस करेंगे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है और हम स्टेशनरी क्यों बोल रहे हैं और वैक्यूम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो F is directly proportional to Q1 Q2, F is inversely proportional to R square। इसे हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, F is proportional to Q1 Q2 upon R square। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमने कांस्टेंट ले लिया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो वैल्यू आती है ये आती है 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। F इस प्रोपोर्शनल साइन पर हटाएंगे, क्या आ गया? क्या होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस K की वैल्यू होगी 9 into 10 to power न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट एक नई चीज आई यहां पे, एप्सिलॉन नॉट। अब डेफिनेशन में हमने क्या ऐड किया था? वैक्यूम। इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो मीडियम है कहां रखे हुए? वैक्यूम में, मींस जो मीडियम है वो क्या है? वैक्यूम। तो यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 into 10 to power -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट ये तो किसमें है? वैक्यूम के लिए है। अब यदि ये दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे हो तो फोर्स क्या होगा? फोर्स इन मीडियम,
फॉर्मूला वही रहेगा 1/4πε0m। यहां पर ε0m क्या डिनोट कर रहा है? ε0m क्या कर रहा था? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहां पर ε0m का मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वैक्यूम के अलावा जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हो गया आपका फोर्स इन मीडियम और ये हो गया आपका फोर्स इन वैक्यूम, मींस डिफरेंट होगा। तो कूलाम ने ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम फोर्स है, ये जो चार्जेस हैं इसके अंदर जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है वो लग रहा है किसके अंदर? वैक्यूम में। और यदि ये मीडियम मेटालिक है, मींस कंडक्टिंग मीडियम है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। मींस वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम आप लो, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होगी। यदि आपने वैक्यूम के अलावा पहले दोनों चार्जेस में रखे वैक्यूम में और अब आपने किसमें रख दिया? मीडियम में, तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज लेस देन होगा वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैक्सिमम किसमें लगता है? वैक्यूम में, और मिनिमम लगता है कंडक्टिंग मीडियम में। यदि मीडियम आपका कंडक्टिंग है तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है, क्लियर? ये तो हो गया फोर्स इन वैक्यूम और ये हो गया फोर्स इनटू मीडियम। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि परमिटिविटी या फिर इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो कूलाम लॉ का स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स बिटवीन, अ फोर्स कैसा हो सकता है? अट्रैक्टिव और